हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 8 का। इसमें हम देखेंगे गांव, शहर और व्यापार के प्राचीन काल से और वर्तमान समय में क्या परिवर्तन हुआ है। प्राचीन समय में गांव, शहर और व्यापार की क्या प्रक्रिया थी, गांव कितने विकसित थे, शहरों का गांव से कितना विकास हुआ था और उनमें व्यापार किस माध्यम से होता था, वस्तुओं की खरीद व बेच का क्या प्रोसेस था, क्या प्रक्रिया थी। तो इसको आइए जानते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं लोहे और औजार की खेती से। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है कि सबसे पहले तो खेती जो प्रारंभ हुई थी वो गांवों से हुई थी। किसान लोग गांव से कृषि करते थे और उसमें वो कृषि के लिए क्या करते थे, प्राचीन काल के जो पुराने औजार या उपकरण प्रयोग किया जाता था, जो अभी भी गाँव में किया जाता है। पहले की अपेक्षा तो कुछ विकास हो चुका है, लेकिन जो प्राचीन काल के औजार प्रयोग किए जाते थे तो उनका ही प्रयोग करके वो क्या करते थे, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्य करते थे। तो इसमें ही दिया हुआ है कि लोहे के औजार और खेती कैसे संबंधित है, कैसे लोहे का औजारों का प्रयोग हम कृषि में किए। तो देखिए लोहे का प्रयोग जो है वर्तमान समय में हम देखें तो आज तो एक आम बात हो चुकी है। लोहे की चीजें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं और इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। यानी भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा है कि यहाँ पे जो लोहे की चीजें थी लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई और महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। जो भी कब्रें मिली है महापाषाण काल के भारतीय उपमहाद्वीप में, इनमें हमने 4 अध्याय में कुछ पढ़ा है। देखिए आगे दिया है कि करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों का प्रयोग बढ़ने लगा। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए क्या करते थे, वो जुताई के लिए हल के फाल का प्रयोग करते थे, क्योंकि हल का पहले लकड़ी का प्रयोग करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्होंने लोहे के फालों का प्रयोग करना प्रारंभ किया, क्योंकि जो आपका लोहे का जो फाल हो जाएगा ये काफी नुकीला होगा और ये भूमि में जो गहराई तक जुताई करने में संभव था। तो कृषि कार्य भी आसान हो जाएगा, खेतों को जुताई करना आसान हो जाएगा, उपज भी बढ़ेगी यदि मृदा का अच्छे से जुताई हो रहा है। तो ये दिया है कि फिर इसमें क्या हुआ कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ भी गया। आगे दिया है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। तो अन्य कदमों में फिर सिंचाई भी आता है। सिंचाई भी महत्वपूर्ण एक कारक है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो देखिए इसमें दिया है कि जो समृद्ध गांव थे, समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह से सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। और इस समय सिंचाई के लिए लोग नहरों, कुओं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे, इनका ही वो प्रयोग करते थे। देखिए ये उस समय का प्राचीन हथियारों को कुछ दिखाए गए हैं। यहाँ पे आपका देखिए कुल्हाड़ी हो गया, ये हंसिया हो गया, इस प्रकार के औजारों का, लोहे के औजारों का प्रयोग करके लोग कृषि करते थे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हमने चार्ट में देखा है, यह देखिए कि लोगों द्वारा परिश्रम परिश्रम किया गया। परिश्रम तो प्रमुख था। फिर किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटती गई। कुछ लोहे के औजार का प्रयोग होने लगा। सिंचाई का प्रयोग, सिंचाई करने लगे लोग जल संसाधन उपलब्ध करके, नहरों द्वारा, नदियों द्वारा, कुओं द्वारा। तो इस प्रकार से इस उत्पादकता भी बढ़ी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। अब कर भी उन्हें देना था, कर भी लगा दिया गया। तो सोचे कि उत्पादन बढ़ाने के लिए विधियां अपनानी पड़ेंगी कि उत्पादन बढ़ेगा तभी हम राजा को कर दे पाएंगे। और राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन भी खर्च किया। राजाओं ने भी सिंचाई के लिए बहुत सारे नहरों का, बहुत सारे राजा हुए जो नहरें बनवाए कि यदि जनता को अच्छे से सिंचाई के साधन मिल पा रहे हैं, जल उपलब्ध हो रहा है, तो उनको उपज बढ़ेगा तो हमें भी कर मिलेगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जनता द्वारा या फिर राजाओं द्वारा भी सुधार किए गए। आइए हम आगे देखते हैं गाँव में कौन रहते थे। तो गाँव में ग्रामीण लोग रहते थे और तभी भी और अभी भी गाँव में कहें कि कम विकसित या गरीब लोग या कहें कि आम जनता ही निवास करती है। देखिए इस उपमहाद्वीप के जो दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से हैं, इस हिस्सों के हम देखें तो अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। देखिए जो तमिल क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला और साधारण जो हलवाहे थे, हलवाओं को क्या कहा जाता था, उड़वार कहा जाता था, जो हलवाई यानी भूमि जोतते थे। और भूमिहीन मजदूर, और फिर इसमें दास भी थे। दास के साथ साथ कडेसियार और अदिमई ये कहलाते थे। जो भूमिहीन मजदूर थे, दास, कडेसियार और अदिमाई कहलाते थे।
आगे दिया है कि देश के जो उत्तरी हिस्से थे उसमें गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। जो गांव का प्रधान या कहीं गांव का जो मुखिया होता था, उसमें अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पे कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। यानी कि यह पद अनुवांशिक कह सकते हैं कि था। जो ग्राम भोजक का पद था वो था क्या, अनुवांशिक। यानी उसका बेटा होगा फिर ग्राम भोजक, फिर जो उसका बेटा होगा वो होगा ग्राम भोजक। देखिए, ग्राम भोजक के पद पे आमतौर पे गांव का सबसे जो बड़ा भूस्वामी होता था वो होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। और इनके इसके अतिरिक्त जो प्रभावशाली होने के कारण, प्रभावशाली भी थे गांव के सबसे, ये जमींदार हुआ करते थे। तो तो प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही देते थे, क्योंकि एक शक्तिशाली थे। तो ये कार्य इन्हें किया जाता था कि जो भी उस गांव से इन्हें कर वसूलना था तो ये वसूलते थे। देखिए, ये जो इसमें का सबसे बड़ा जो भूस्वामी होता था वो क्या करता था, वो न्यायाधीश और कभी कभी यही पुलिस का भी काम करते थे। जो बड़े भूस्वामी होते थे यही बनते थे ग्राम भोजक। और ग्राम भोजकों के अलावा अन्य भी स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। जो स्वतंत्र कृषक होते थे इनके, तो इनमें से ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, और इनमें दास कर्मकार आते थे। इनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, ये मजदूरी का काम करते थे। ये दूसरों की जमीनों पे काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी इनको, जो उसमें दास कर्मकार थे। अधिकांश गांव में देखें तो लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे ये कुछ शिल्पकार भी होते थे वहां पे। ये सारे कार्य करते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। देखिए, जो प्राचीनतम तमिल रचना, इसमें एक महत्वपूर्ण रचना है जिसे हम जानते हैं संगम साहित्य के नाम से। संगम साहित्य ये तमिल का प्राचीन एक रचना है, ग्रंथ है। इनकी रचना जो दिया है कि करीब ये कब हुई थी, 2300 साल पहले की गई थी। और इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै, मदुरै जो है हम देखेंगे दक्षिणी भारत में देखने को मिल जाएगा आपको। जो मदुरै था स्थान, वो इसके कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। जो भी गांवों का जो हम नाम ऊपर पढ़े हैं ये सारे हमें संगम साहित्य में देखने को मिल जाएंगे। तो संगम साहित्य कहेंगे दक्षिण भारत का प्राचीनतम एक ये तमिल ग्रंथ है। सिक्कों के बारे में बात करें तो जो पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं, और सबसे पुराने और आहत सिक्के थे। यानी जो भी सिक्के मिले हैं वो पुराने बहुत थे। ये करीब 500 साल चले। इनका चित्र नीचे दिया गया है। इस चित्र में देखिए ये चित्र दिया गया है। इस समय के जो भी सिक्के मिले हैं ये इस प्रकार के हैं। देखिए, इसमें से चांदी या तांबे के सिक्कों पे भिन्न भिन्न विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। यानी आहत का मतलब इस पे उनको मार मार के ठोक ठोक करके ऐसे जो भी आकृति उनको अच्छा लगा हो उस प्रकार की आकृतियों को इस पे इन्होंने बनाया है, तो इसलिए इनको आहत सिक्के कहते हैं। देखिए, इस चित्र में दिया गया है, ये कुछ का चित्र दिया गया है, इस पे इनको उकेरा गया है। देखिए, यहाँ दिया है, देखिए आहत सिक्कों की कुछ विशेषताएं दी है कि आहत सिक्के क्या है। देखिए, इसमें दिया है कि जो आहत सिक्के हैं ये सामान्यतः इनका आकार होता था आयताकार, और कभी कभी वर्गाकार या गोलाकार भी होते थे। इस प्रकार के आकार हमें जो आहत सिक्के हैं देखने को मिले हैं इस काल के। फिर इसमें है कि ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से ही बनाए जाते थे। और इन सिक्कों पे कुछ लिखा हुआ नहीं था। यानी कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, आहत करके उस पे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहते थे। देखिए दिया, इसलिए इन्हें आहत सिक्के ये कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में देखें तो अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं, और ईसा के आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। ये इस प्रकार के आहत सिक्के जो हमें देखने को मिले हैं तमिल संगमम, तमिल साहित्य में। देखिए दिया है कि विनिमय के अन्य साधन, विनिमय के साधन क्या थे। देखिए दिया है, एक छोटी सी कविता है, संगम साहित्य का ही है, तमिल जो। देखिए, खेतों पे सफेद धान गाड़ियों पे लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी से सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाएं, शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। इससे पता चल रहा है कि लोग ऐसे जा रहे हैं। तो इस संगम साहित्य उस छोटी सी कविता से पता चल रहा है कि उस समय नमक का उत्पादन समुद्र के किनारे ज्यादा होता था, और वर्तमान समय में हमें समुद्र के किनारे ही नमकों का उत्पादन देखने को मिलता है। तो उस समय भी समुद्र के किनारे ही देखने को मिलता था नमक उत्पादन।
आगे देखिए इसमें दिया है कि नगर अनेक गतिविधि के केंद्र हुआ करते थे। तो इसमें नगर जो थे अनेक गतिविधि के केंद्र थे। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण होते जाते थे। इसमें से मथुरा नगर का बात कर रहा है कि जो महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसमें दिया है कि यह लगभग 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। देखिए मथुरा नगर की बात कर रहा है इसमें, तो ये महत्वपूर्ण नगर था क्योंकि यह जो है यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, वो दूसरा रास्ता जो दूसरा था ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी की गई थी। इसमें अनेक मंदिर भी थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक जो थे शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। और मथुरा जो बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र भी था। मूर्ति कला यहाँ पे प्रसिद्ध था। विभिन्न प्रकार के इसमें हम देखें तो इसमें बौद्ध धर्म से जुड़ी मूर्तियां बहुत अधिक बनाई जाते थे। यहाँ पे देखिए दिया है कि लगभग 2000 साल पहले मथुरा जो था कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। कुषाणों ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी मथुरा को। और मथुरा जो था एक धार्मिक केंद्र था, आज भी है, तब भी रहा था यह। और यहाँ बौद्ध विहार, जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति के एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। बौद्ध विहार, जैन मंदिर वहां देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ कृष्ण भक्ति का तो केंद्र है ही। फिर एक मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों को अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं, छोटे छोटे अभिलेख मिले हैं जो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान को उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। तो ये कि उदाहरण के लिए देखें तो मथुरा के जो अभिलेख हैं, तो मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों और माला बनाने वाले, इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं कि मथुरा के केंद्र में इस प्रकार के शिल्पकार थे जो शिल्प का कार्य करते थे। आगे देखिए दिया है शिल्प तथा शिल्पकार क्या है। देखिए जो पुरास्थल है, पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने भी मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन भी मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ज्यादातर हमें उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में ही मिले हैं, तो इसे उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा गया है। आगे दिया है कि ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथ में हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था इस समय। यहाँ पे उत्तर में हमें वाराणसी, दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे कपड़ों के। तो कपड़ों का ये कह रहा है कि इस प्रकार के शिल्प का अवशेष नहीं मिला है क्योंकि वो थे तो, लेकिन वो नष्ट हो गए थे, इसलिए उनके अवशेष हमें नहीं देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे क्या था, स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे शिल्प के क्षेत्र में। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। संघ के द्वारा वो अपने ग्रुप बना करके अपना जो भी उनका शिल्पकार था या शिल्प जो कला थी उसको वो करते थे, जिन्हें श्रेणी कहते हैं। यानी वो ग्रुप बना लेते थे, अपना अपना संघ बना लेते थे। कोई जैसे मूर्ति शिल्पकार है या वस्त्र का शिल्पकार है या आभूषण शिल्पकार है, तो वो लोग क्या करते थे, अपना एक संघ बना लेते थे और उसे श्रेणी कहा जाता था। देखिए जो शिल्पकार थे, शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी और शिल्पकार थे इस प्रकार की कच्ची सामग्री उनको उपलब्ध करवाना, तैयार माल को उनको वितरण करना, बेचना, बाजार तक भेजना, ये सारा कार्य था इनके श्रेणियों का। आगे देखिए इसमें दिया है कि श्रेणियां बैंकों के रूप में भी काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का वो निवेश लाभ के लिए किया जाता था और उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा वो क्या करते थे, जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था। फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था, ये जो धन एकत्र करते थे इसमें। यहाँ देखिए दिया है उत्तरी काले चमके पात्र के बारे में विशेषता दिया है। इसमें बता रहा है कि ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा ये चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं जिन्हें उत्तरी काले चमके पात्र के नाम से हम जानते हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप जो ये बर्तन थे, इन बर्तनों की बाहरी जो सतह थी वो काली हो जाती थी और इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी बाद में उसमें से निकाल के, और इस बर्तन को शीशे जैसे चमक प्रदान करता था जो वो
तब करके काला होकर बाहर निकाला जाता था, तो ये लेप लगाई जाती थी, इससे वो और चमकने लगता था। और देखिए इसमें ये दिया है सूत काटने और बुनने के नियम क्या हुआ करते थे, आइए इसमें देखते हैं। देखिए इसमें दिया है कि ये नियम अर्थशास्त्र के हैं, इसमें हमने अध्यय शास्त्र में उल्लेख किया गया है, देखेंगे। देखिए इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी के देखरेख में कारखाने में सूत की कताई उसकी बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार करने के काम में वहां पे विधवाओं, सक्षम अक्षम जो महिलाएं थी और जो भिक्षुणियां हुआ करते थे, वृद्ध वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को भी इस कार्य में लगाया जाता था, सूत काटने, उनकी बुनाई करने में। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। और जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल को उन्हें भिजवा सकती थी। यानी जो महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती थी, वो वहां से अपने दासियों द्वारा वो कच्चे माल मंगवाती थी और उनसे फिर वो क्या करती थी, सूत काटती थी, फिर तैयार माल को भिजवा देती थी। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, यानी तड़के का मतलब जल्दी ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। यानी जो महिला सूत की कताई करके वो लेके जा रही है तो उसको लेकर के उसे परिश्रम देना होता था। यदि गलत दृष्टिकोण से जो यदि देख रहा है तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। वो थी उस जो वहां पे सूत कताई बुनाई का काम होता था जिस कारखाने में, वहां के ये नियम थे। देखिए आगे देखिए, अगर औरत ने अपना पूरा काम नहीं किया है तो उसे जुर्माना देना होगा, इसलिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। इतने कड़े कठोर दंड दिए जाते थे। आइए इसमें देखते हैं हम अरिकामेडु के बारे में, इसका सूक्ष्म निरीक्षण दिया हुआ है। देखिए जो अरिकामेडु है वो उस समय का एक कहें कि पत्तन या बंदरगाह हुआ करता था। ये देखें तो तमिलनाडु में पड़ेगा, तमिलनाडु के क्षेत्र में ये पड़ेगा। तो देखिए दिया है कि जो ये लगभग अरिकामेडु 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा उस समय। तो उस अवसर से पता चलता है कि ये गोदाम रहा होगा, सामान आते होंगे तो यहाँ पे उनको स्टोर किया जाता होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे उस समय। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए क्या थे, हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ जो एरेटाइन जैसे मुहरे लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं और इन्हें इटली के एक शहर के नाम पे है एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता था या जाना जाता है। इसे मुहर जो था, मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबा कर बनाया जाता था ताकि यदि वो टूटा हुआ है तो पता चले कहाँ ये सामान बीच में खुला हुआ है, नहीं टूटा रहता था। तो उससे उसकी उसकी जांच होती थी कि हाँ कहीं खुला नहीं हुआ है ये सामान। देखिए यहाँ पे ये दिया है कि अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पे ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं और प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, ब्राह्मी लिपि का, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। जैसा कि इस चित्र में दिया है, इस पे जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका तमिल ब्राह्मी अभिलेख में कुछ अभिलेख खुदा हुआ या लिखा गया है जो हमारे समझ की बात नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। डिजाइन तो रोम से मिलता जुलता है लेकिन बनाए जाते थे यहीं भारत में ही। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न भी मिले हैं। साथ ही साथ जो अरिकामेडु है इसकी बात हो रही है यहाँ पे, साथ ही साथ छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े के रंगाई के पात्र रहे होंगे। और यहाँ पे शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पे जो उस समय बहुमूल्य शीशा हुआ करता था या मनका हुआ करता था उससे बनाए जाते थे। देखिए आगे दिया है कि एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण, बेरिगाजा भरूच या यूनानी नाम की कहानी। उन्होंने, एक नाविक ने अपना विवरण दिया है। आइए इसके विवरण को देखते हैं क्या कहा है इसमें। देखिए इसमें बताया गया है कि जो बेरिगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए एक नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ क्या करते थे, जहाज ला सकते थे। बेरिगाजा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्कों का आयात होता था।
हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कर्लिनियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से क्या किए जाते थे, निर्यात किए जाते थे बाहर के देशों के या दूसरे राज्यों को। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। जो व्यापारी बाहर से आते थे वो राजा के लिए विशेष उपहार लाते थे। इसमें से क्या थे, वो मुख्य चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े वो लाते थे जो बाहर से व्यापारी आते थे। व्यापार व व्यापारी के बारे में देखिए क्या विशेषताएं दिया हुआ है। देखिए ये दे रहा है कि हमने अभी ऊपर उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर पे जो थी इनकी कटोरियां, थालियां इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों में मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे तो वहां से व्यापारी इन्हें जाकर अलग अलग जगहों पे बेचते थे। दक्षिण भारत में हम देखें तो सोना, मसाले, खासतौर पे काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च और गर्म मसालों के लिए देखा जाए तो दक्षिण भारत में हमें देखने को मिल जाता है अधिक मात्रा में उनका उपज। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे या पुकारा जाता था। तो जो रोमन साम्राज्य था उस समय का, यहाँ से दक्षिण भारत से काली मिर्च की बहुत वहां मांग रहती थी। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रंग पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे हमें अनेक रोमन सिक्के भी दिया है कि रोमन सिक्के भी मिले हैं यहाँ पे। तो वही मिलने का कारण यही है कि रोमन साम्राज्य से यहाँ पे व्यापार होता रहा होगा, तभी तो हमें यहाँ पे रोमन सिक्के भी देखने को मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था भारत का या दक्षिण भारत का। देखिए ये दिया है व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में मिले हैं। संगम कविता से मिली है ये। इस पंक्तियों से पता चलता है कि हाँ, जो रोमन था, रोमन साम्राज्य से भारत का व्यापार होता था। आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले और इनमें से जो कुछ थे, कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक जो थे मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। जब मानसूनी हवा चलती थी अब भारत की तरफ, दक्षिण से कहीं की उत्तर की तरफ चलेगी तो वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पे पहुंचना चाहते थे। तो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून था उसी के साथ वो चलना पसंद करते थे ताकि उन्हें ज्यादा बल न प्रयोग करना पड़े उनके नौकाओं को चलाने के लिए, और उसी हवाओं के सहारे वो आसानी से पहुंच जाते थे। दिया है कि इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का वो निर्माण किया जाता था, कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे व्यापार करने के लिए। समुद्र तटों से लगे राज्य, उस समय कौन कौन से राज्य समुद्र तटों से लगे थे। देखिए दिया है कि इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। और मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदार और राजाओं, जो सरदार व राजा हुआ करते थे, के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति भी होगी, क्योंकि व्यापारिक क्षेत्र था, कनेक्टिविटी थी जल द्वारा, जल मार्ग द्वारा, तो काफी ये संपन्न हो गए। जो संगम कविताएं हैं, संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह जो है एक तमिल शब्द है, क्या, मूवेंदार। मूवेंदार जो है एक तमिल शब्द है, और तो जिसका अर्थ ये दिए है कि तीन मुखिया। मूवेंदार का मतलब है तीन मुखिया, इसका अर्थ है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर व पांड्य। ये साम्राज्य, हमें तीन साम्राज्य देखने को दक्षिण भारत में उस समय प्रसिद्ध था, तो इसकी प्रसिद्धि थी। तो इन्हीं तीनों के लिए मूवेंदार शब्द प्रयोग किया गया है तमिल में। मूवेंदार मतलब चोल, चेर व पांड्य को मिला के कहा जाता था। ये करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा जो था अंदरूनी हिस्से में था, और इस तरह 6 केंद्रों में से दो बहुत महत्वपूर्ण थे। और इन चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टिनम, दूसरा था पांड्यों की राजधानी मदुरै। यानी दे रहा है कि ये जो था इनका जो मुख्य तरह देखा जाए तो मुख्य दो पत्तन थे। एक तो हो गया आपका पुहार या कावेरी पट्टनम कहा जाता था, और दूसरा है पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये दो मुख्य पत्तन थे। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय क्या करते थे, उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये जो सैनिक थे, सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे,
और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लेते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रखते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच भी बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने क्या किया है, उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ, सुंदर सुंदर कपड़े दिया करते थे। उनकी काफी कविताएं लिखी हैं तमिल संगमम में जो कवि हैं। आगे दिया है, इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। दक्षिण भारत से पश्चिम भारत में, पश्चिम भारत की बात कर रहा है कि 200 वर्षों बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। जो सातवाहन थे, सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा जो था वो था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। ये बहुत प्रसिद्ध राजा था सातवाहनों में, और उसके बारे में हमें उसकी माँ जो गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। और वह अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ जो है, इसका शाब्दिक अर्थ है कि दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता था, उसे कहते थे दक्षिणापथ। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पे अपनी सेनाएं भेजी थी। देखिए यहाँ पे आगे प्रश्न दिया है कि क्या तुम बता सकते हो कि श्री सातकर्णी तटों पे नियंत्रण क्यों करना चाहता था, तटों पे। तो तट जो थे व्यापारिक मार्ग एक तरह से उपलब्ध करा रहे थे जल यातायात द्वारा, जल मार्गों द्वारा। वो विदेशों से भी संपर्क स्थापित कर सकता था, व्यापार द्वारा काफी अपने राज्यों को समृद्ध कर सकता था, तो ये कारण हो सकता है। देखिए यहाँ पे दिया रेशम मार्ग व कुषाण। रेशम मार्ग बहुत प्रसिद्ध है, इस रेशम मार्ग के बारे में आइए देखते हैं और कुषाणों से कैसे संबंधित है। देखिए दिया है कि इसमें से कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पे अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पे यात्रा कर रहे जो व्यापारिक थे, वो व्यापारिक से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे कि हम अपने जो यदि राज्यों से जा रहे हैं, बीच में जो भी लुटेरे हैं उनसे हम आपकी रक्षा करेंगे। सिल्क रूट पे नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण। यानी जो सिल्क रूट था, रेशम मार्ग था, उस पे सबसे कहेंगे नियंत्रण था तो कुषाणों का था। तो करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पे इनका शासन था। इसमें पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। इसमें से रेशम मार्ग पे तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा हुआ करता था, कुषाण के ही। और इनके शासन काल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचाया जाता था। तो इस प्रकार से ये जो सिल्क थे, जो रेशम थे, रेशम भारत में या फिर और पूर्वी प्रदेशों में देखने के एशिया के होता था। तो यहाँ से क्या करते थे, ये रेशम लेकर जाते थे और पश्चिमी यूरोपीय देशों को भी इस मार्ग द्वारा पहुंचाते थे। और रेशम मार्ग पे ही क्या था, कुषाण वंश का कहें कि कुषाण शासकों का प्रभुत्व स्थापित था। अब इसके मुख्य दो केंद्र हम भी देखे हैं, एक आपका पेशावर हो गया, दूसरा हो गया मथुरा, जो इन कहें कि इन मार्गों के मुख्य दो नगर थे या केंद्र थे। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।